नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर लोकसभा क्षेत्र के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक जोशी। दीपक जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप युवक कांग्रेस के नेता हैं और चुने हुए नेता हैं, तो कैसे चुना जाता है युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, और ये लोकसभा क्षेत्र के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब इंदौर लोकसभा क्षेत्र के युवक कांग्रेस अध्यक्ष, ये कैसे चुना जाता है? देखिए, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है, तो निश्चित बात है संगठनों को भी जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें भी लोकतांत्रिक तरीके से अपने पदाधिकारियों को चुनना चाहिए। हमारे वर्तमान में प्रभारी माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनके ऐसे विचार थे कि युवक कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मार्शल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लोकतंत्र तरीके से पदाधिकारी चुनकर आए। तो एक बड़े स्केल पे हमारी मेंबरशिप अभियान होता है। जो लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रीति नीतियों से अपने आप को जुड़ा समझते हैं वो उसकी सदस्यता लेते हैं, और सदस्यता लेने बाद पदाधिकारी चुनते हैं जो आखिर में जाके हमें इस स्थान पर पहुंचाते हैं। ये पूरा सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक रूप में है, क्योंकि राहुल जी का ये सोचना है और हम सबका भी ये सोचना है कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी में ही लोकप्रिय नहीं होगा उसे पार्टी की ओर से जनता के बीच में राजनीति करने का अधिकार नहीं है। तो जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, साथियों के बीच में लोकप्रिय होगा वो निश्चित बात है चुनकर आए। यानी ब्लॉक कांग्रेस के बजाय विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष, ग्राम पंचायत युवक कांग्रेस अध्यक्ष ऐसे होंगे। जी, क्योंकि चुनाव भी साहब जो होता है वो पंचायत के चुनाव होते हैं, वार्ड के चुनाव होते हैं, विधानसभा के और पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं। तो हमारी जो इकाई है, संगठन है, उसका इंफॉर्मेशन भी उसी चुनाव के अनुरूप रखा गया है। पर आप कैसे नेता युवक कांग्रेस के, आप भोजन भंडारा कराते नहीं हैं, दारू वारू पिलाते नहीं युवकों को, और तीर्थ यात्रा नहीं करवाते, तो ऐसे कैसे नेतागिरी चलती है आपकी? देखिए, बेसिक कंसेप्ट जो राजनीति में होने चाहिए वो एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए जनता को होने चाहिए, या एक फैसिलिटेटर बनने के लिए होने चाहिए कि हम अपने माध्यम से जनता का जीवन कितना सुलभ कर पाए। तो हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और एक विचारधारा होती है। मेरे हिसाब से जनता के बीच में सीधे जाके वर्क करने में उतना फायदा है। अगर हम भोजन भंडारे तीर्थ यात्रा कराएंगे तो उतना हमको इम्पैक्ट करने में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो मेरी पर्सनली ऐसी भावना है कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा उन्हें उनकी समस्याओं को लेकर अगर हम उनके लिए वर्क करेंगे तो वो दूरगामी परिणाम हमें देगा। पर आपके आंदोलन भी ऐसा नहीं होते कि कभी आपने जो आमतौर पर नौटंकी होती है, गधे का जुलूस निकाल दिया, गधे को गुलाब जामुन खिला दिए, अजीब व गरीब आंदोलन होता, होर्डिंग लगा दिए, किसी की बेइज्जती करने वाले, ऐसे काम नहीं करते आप? सब पहले होता था इस तरह की चीजें, लेकिन जब से हम चुनकर आए तो जो हमारे मतदाता हैं उनकी हमसे अपेक्षा है सकारात्मक कार्य करने की, और ऐसे हम कार्य करें जिससे हमारी पार्टी की विचारधारा बढ़े या हमें जन समर्थन हासिल हो। कोई मुद्दा उठाए तो उसे मंजिल तक पहुंचाए। मुद्दे को सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दे के खत्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे काम करें जिससे हमें चुनाव में वोट मिले जनता की। मतलब आप चाहते हैं कि मीडिया की सुर्खी बनने से अच्छा कि लोगों के काम किए जाए, दूरगामी परिणाम तो वही देंगे। राहुल गांधी जब से प्रभारी बने हैं युवक कांग्रेस के, युवक कांग्रेस में कुछ जान आई है कि वैसी ही गति है? देखिए, जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करा जाता है तो शुरू में कुछ खामियां लगती है, उन खामियों से सीख कर उस सिस्टम को और मजबूत करा जाता है। अब हमारा सिस्टम 3 वर्ष पुराना हो चुका है, तो निश्चित बात है जो हमारी खामियां थी वो हम सॉर्ट आउट कर चुके, खत्म कर चुके हैं। अब जो हमारा सिस्टम है उसमें मेन विशेषकर जो मुख्य पॉइंट है वो है कि एक आदमी अच्छी छवि का और सकारात्मक विचारधारा का होना चाहिए। तो ये अच्छे लड़के निकल कर आ रहे हैं। आज के समय में अच्छे चेहरे वाले, अच्छी सीरत वाले लड़के यूथ कांग्रेस में आपको देखने को मिलेंगे, वो इसी सिस्टम के माध्यम से निकल रहे हैं। आम लड़का पहले सोचता था कि संगठन में मुझे पद लेने के लिए किसी नेता के चक्कर काटने पड़ेंगे या उसकी चमचागिरी करनी पड़ेगी, लेकिन अब वो खुद स्वयं सदस्यता कराए, उन सदस्यों से वोट डलवा के खुद नेता बनकर आए। तो ये सिस्टम का उद्देश्य है कि नेता बनो, नेता चुनो। तो अच्छे लड़के, आम लड़के जो अभी तक राजनीति में, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इनके परिवार का सदस्य कोई राजनीति में नहीं है, वो लोग भी राजनीति में यूथ कांग्रेस में जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, वो इसी सिस्टम का नतीजा है। दीपक जी, लोग कहते हैं कि आप इंदौर में कांग्रेस मुख्यालय जो गांधी भवन है वहां की चौकीदारी करते हैं, 11 से 5 बजे तक तो वहीं बैठे रहते हैं। तो लोगों के बीच जाके जो काम आमतौर पर दूसरी पार्टी वाले करते हैं कि किसी गुंडे को थाने से छुड़वाना, किसी जेब कट के पक्ष में जाके एसएसपी ऑफिस से मिलना, ऐसा कोई काम तो करते नहीं हो गया? देखिए, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता है और सही मायने वो सही है और किसी कारण से वो परेशान है
तो निश्चित बात है उसके लिए हमें हर दफ्तर हर दरवाजे जाना पड़ता है। लेकिन जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है या आम जनता है जो कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा करती है कि हम उनके पास जाएंगे तो हमारी समस्या का निवारण होगा, इसलिए गांधी भवन में बैठता इसलिए हूँ ताकि दिन भर में जो हमारी पार्टी से अपेक्षा लेकर लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से मैं सहायता कर सकूँ। कितने लोग आते हैं रोज औसतन? देखिए वो सीजन के हिसाब से फर्क पड़ता है। जैसे अभी एडमिशन सीजन चल रहा है, बीमारियों का समय है, तो काफ़ी संख्या में लोग अपने इलाज और पढ़ाई को लेकर हमारे लिए मदद मांगने आते हैं। हम ये नहीं कहते कि उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट करके हम भेजते हैं, लेकिन हमारी हैसियत के अनुसार जो भी मदद कर सकते हैं उनकी हम पूरी करते हैं। कैसे मदद करते हैं आप? कोई बीमार आया आपके पास तो क्या करते हैं आप मदद? कहीं अस्पताल में उसे कंसेशन दिला दिया, या कोई ऐसी दवाई की दुकान जो उसको चार्ज ज़्यादा कर रही है तो उसे अच्छे सही सस्ती मूल्य में या वाजिब दाम पे दवाइयाँ मिल जाए, या कहीं उसे झूठ बोलकर कोई बड़ा पैकेज दे दिया अस्पताल वालों ने तो उसे हम समझ कर कम करा देते हैं। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो अपनी ओर से उनको दवाई का खर्चा भी देते हैं, तो जितना बन पड़ता है उतना हम करने का प्रयास करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी लगाते रहते हैं आप? इंदिरा जी की पुण्यतिथि पे हर वर्ष हम एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करते हैं और साल भर उस ब्लड डोनेशन की फाइल को हम मेंटेन भी करते हैं। प्रयास रहता है कि मौके पे हम लोगों की मदद कर पाए। राहुल गांधी से कैसे आपके संपर्क होते हैं? आप किन्हें रिपोर्ट करते हो? राहुल गांधी तक कैसे पहुंचते हैं आप अपनी बात? राहुल गांधी जी हमारे युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और कांग्रेस पार्टी के महासचिव होने के नाते उनकी भूमिका NSUI और यूथ कांग्रेस के संगठन को संभालने की है। हम सीधे राहुल जी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, हम हमारे प्रदेश प्रभारी को रिपोर्ट करते हैं। प्रदेश प्रभारी जो हमारे रहते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी सचिव राहुल जी को रिपोर्ट करते हैं। पर हमें समय समय पर अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उनकी ओर से हमें शुभकामना संदेश आता है, और कोई कार्यक्रम हमें उन्हें ठीक नहीं लगता है तो उसके बारे में हमें समझाइश भी आती है। तो राहुल जी की निगाह हमारे पास हमेशा बनी रहती है। एक हम युवाओं को फ़ायदा है कि हम 8-10 दिन के भीतर हमें राहुल जी से मिलने का समय आसानी से मिल जाता है, जो सामान्यतः बड़े बड़े मिनिस्टर्स और सांसदों को नहीं मिलता है। तो हमारा सौभाग्य है कि अभी वर्तमान में वो हमारे प्रभारी महासचिव हैं, तो उनसे हमें डायरेक्ट इंटरेक्शन करने में हमें आसानी रहती है। आप जोशी परिवार के सदस्य हैं। महेश जोशी जी के बारे में कहा जाता है कि वो मंत्री थे एक जमाने में और एक काफी लंबे अरसे तक वो सुपर CM भी रहे जी। तो आपको कोई फायदा हुआ इसका कहीं? देखिए जब वो दौर था उस समय मैं स्कूल में अध्ययनरत था। जब कॉलेज में आया तो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में चले गया, छात्र राजनीति में जुड़ा रहा। तो जब राजनीति में पूरे समय के लिए आया तब तक भाजपा सरकार आ चुकी थी। तो मैंने अपनी जो कह सकते हैं राजनीतिक समझ जब आई तब तक भाजपा सरकार आ चुकी थी, तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह का कोई लाभ कभी मिला हो मुझे। मतलब विपक्ष की भूमिका ही आपको निभानी पड़ी, उसमें मजा आता है। कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि अपने पिताजी का नाम लेके मैं महेश जोशी जी का बेटा हूं और आपका काम फटाफट हो गया? देखिए कहीं सही जगह लेने का मौका मिला तो मैं जरूर उनका रेफरेंस लिया। किसी मित्र की समस्या या किसी आम आदमी की समस्या जब लगा कि ये सही है और उसकी मदद करनी चाहिए तो निश्चित बात है मैंने मेरे पिताजी का सहयोग लिया और मौका आने पर उनका फ़ोन भी लगवाया। क्योंकि अगर आपके पास वो स्थिति है कि आप किसी आदमी की मदद कर पाए तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। पर आप अपने नाम के आगे लिखते नहीं, दीपक महेश जोशी वगैरह ऐसा नाम नहीं लिखते? नहीं, मैं दीपक जोशी पिंटू ही लिखता हूँ। तो आमतौर पर लोग फायदा उठाने के लिए पिताजी का नाम बीच में जोड़ देते हैं। बचपन से जो नाम लिखते हैं वही लिखूंगा मैं। हाँ, इसलिए जो नाम शुरू से लिखता है वही लिखा है मैंने। उनका आशीर्वाद है, ये मेरा सौभाग्य है। राजेश खन्ना जी का स्वर्गवास हो गया। राजेश खन्ना जी इंदौर आए थे तब वो कांग्रेस के अध्यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते आपने उनकी अगवानी की थी, तो कैसे अनुभव रहे आपके? 99 के लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना जी इंदौर में 2 सभाएं कंडक्ट करने के लिए आए थे और एक्सपीरियंस ये हुआ कि उनकी फ्लाइट 7 बजे जो आने वाली थी वो 6 बजे आ गई। हम सब छोटे थे, 12वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हम उन्हें रिसीव करने में लेट हो गए। अब निश्चित बात है इतना बड़े कद का व्यक्ति अगर 1 घंटा इंतज़ार करेगा तो क्या स्थिति रहेगी। हमें डांट सुननी पड़ी और हमने माफ़ी मांगी उनसे। कुछ देर पश्चात वो बड़ा आशीर्वाद दे के हमें बच्चों को सिर पर हाथ रख के गए भी। तो एक अपने आप में ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और ये बात भी सही है क्या कि जब वे एयरपोर्ट पे आपका इंतजार करते रहे और आप नहीं पहुंचे, हालांकि फ्लाइट पहले आ गई थी जी, तो वे गुस्से में फिर वे आपकी कार में बैठ के नहीं आए बल्कि टैक्सी में आए? जी, वो कार जो हम उनके रिसीव करने के लिए ले गए थे वो कार में न बैठते हुए उन्होंने स्वयं के खर्चे से एक एम्बेसडर कार करी, उस कार से होटल तक पहुंचे,
तब हमने होटल में आके माफ़ी मांगी, तो फिर वो थोड़े शांत हुए और फिर हमें सामान्य होकर हमें अपना आशीर्वाद देकर कार्यक्रमों में आगे प्रस्थान करा उन्होंने। ये भी कहा जाता है कि जब महेश जोशी मंत्री थे जी, तो कुशलगढ़ में जो राजस्थान का आपका पैतृक घर है, गांव है, वहां आप जाते थे तो मंत्री की गाड़ी में आपको नहीं बैठने देते थे वो जी। लाल बत्ती वाली गाड़ी में आप नहीं बैठे कभी? देखिए साहब, होता यह है कि मेरे फादर की साफ साफ ये विचारधारा है कि मिनिस्टर वो है, उनके परिवार के सदस्य नहीं है, या अगर कोई सरकारी पोस्ट पे है तो वो है, उनके परिवार के सदस्य नहीं। तो चूंकि गांव जाते थे तो हमारा पारिवारिक अफेयर रहता था, पारिवारिक कारण रहता था, पर्सनल कारण रहता था, तो उसमें सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो हमेशा हम अपने निजी वाहन से जाते थे। तो उन्हें कभी लगने नहीं दिया हमें कि वो मिनिस्टर है या हमें भी वही सुविधा लाभ मिलेगी जो एक मिनिस्टर को मिलती है। मतलब आपकी आदतें बिगाड़ने नहीं दी उन्होंने? उसका फायदा आज तक हमें मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है युवक कांग्रेस में? आपने बताया कि युवक कांग्रेस में बहुत ट्रेनिंग दी जाती है आजकल, तो कैसे ट्रेनिंग होती है उनकी? परीक्षा होती है, भाषण होते हैं, क्या होता है? देखिए, ये जब कोई नया व्यक्ति किसी संगठन से जुड़ता है तो संगठन की पूरी जानकारी उससे होनी चाहिए कि उस पार्टी की विचारधारा क्या है। तो जब युवक कांग्रेस में कोई युवा साथी जुड़ता है या बहन जुड़ती है तो उसे सबसे पहले हम ये प्रशिक्षण देते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या है, हमारी विचारधारा क्या है और किन मूल्यों पर हमारी पार्टी कार्य करती है। तत्पश्चात हमारे पार्टी के कौन कौन से योजनाएं या कितने बड़े महान लीडर्स रहे हैं जिन्होंने आज़ादी से लेकर आज तक देश में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। तो जब तक हम उस व्यक्ति के दिमाग में हमारी विचारधारा का ज्ञान नहीं देंगे, जब तक हम केंद्र सरकार की वर्तमान में लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उसे जनता तक कैसे पहुंचा ये बताएंगे नहीं, तब तक हमारी भी और उसकी उपयोगिता शून्य रहेगी। इसलिए हम प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से अलग अलग स्तर के पदाधिकारियों का अलग अलग स्तर का प्रशिक्षण होता है। ये तो आरएसएस के स्टाइल में काम करने लगे। नहीं साहब, ये यूथ कांग्रेस की जब पहली बार 1967 में यूथ कांग्रेस फॉर्म हुई थी, नारायण दत्त तिवारी जी के समय से, पी रंजन दास मुंशी जी के समय से और अंबिका सोनी जी के समय से ये प्रशिक्षण चलता आ रहा है। बीच में हमारी इलेक्शन प्रोसेस बंद हो गई थी, इस कारण से हमारा जो बीच का जो गैप था उसमें ये इस तरह के प्रशिक्षण नहीं होते थे। वापस राहुल जी ने इस सिस्टम को चालू करा है तो उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कांग्रेस की विचारधारा की कौन सी बात आपको बहुत अपील करने वाली लगी? देखिए, भारत देश को भारत बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस हो या सत्याग्रह हो, इन सभी आंदोलनों के माध्यम से जन चेतना फैलाकर भारत देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी का सर्वाधिक योगदान रहा है। तो आज हमारे देश का जो फॉर्मेशन, हमारे देश की जो उत्पत्ति है, कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस का विशेषकर योगदान रहा है। और उन्हीं नेताओं के मूल्य अगर वर्तमान में अगर हम अपने ऊपर डालें तो निश्चित बात है हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी की योजनाएं जो आम आदमी से जुड़ी है, एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज़्यादा पुरानी होने के बाद भी सबसे ज़्यादा युवा है, एक ऐसी पार्टी है जो बिना लिंग, जाति और धर्म के भेद के सबको समान अवसर प्रदान करती है। तो निश्चित बात है ऐसे कुछ बिंदु है जो कांग्रेस पार्टी के बड़े आकर्षक है और इसी कारण से मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानता भी हूँ। क्या नए लोग जो आपके पास आते हैं पार्टी में शामिल होने के लिए, वो व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होकर आते हैं या किसी लालच से आते हैं या वाकई विचारधारा के आधार पर ही आते हैं? देखिए, शुरू में तो हम पता भी नहीं कर पाते कि किस कारण से हमारी पार्टी में जुड़ रहा है, लेकिन कुछ समय बिताने बाद हम उसकी उपयोगिता जान जाते हैं कि ये किस काम के लिए पार्टी के लिए उपयुक्त रहेंगे। शुरू में पार्टी में सब प्रकार के लोग आना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में जो प्रोसेस है उससे हम ये निश्चित करते हैं कि आपराधिक छवि वाले या जो पार्टी में जुड़कर अपने व्यक्तिगत हित साधेंगे वो लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो उन्हें हम कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, क्या करना चाहते हैं? एक सफल राजनेता बनना, एक अच्छा इंसान बनना। किससे आप सफल राजनेता मानते हैं, जो पद तक पहुंच जाए वो या लोगों का भला करे वो? देखिए, इतना गंभीरता से तो राजनीति को मैंने लिया नहीं है। हमेशा सोचता हूँ कि अच्छे काम करूँ, एक दिन में कोई बड़ा लक्ष्य न रखूँ कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, सांसद बनना है। यह है कि अभी वर्तमान में जो पद मेरे पास है उसके साथ मैं न्याय कर पाऊँ। अगर मेरे पास पद यूथ कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष का है तो मैं उसी के अनुसार अच्छे काम कर सकूं और अपने पद के साथ न्याय कर सकूं। लोग कहते हैं भाई तोड़जोड़ के बाद आप इस पद तक पहुंचे। देखिए, चुनाव में तो दमदारी दिखानी पड़ती है साहब। मुझे अगर लोकप्रिय था तब मैं चुनाव जीत कर आया, उसमें मुझे मेरे साथियों का साथ मिला,
आज मेरे पास इंदौर शहर में अच्छे मित्रों के एक साथ है, अच्छे लोग मुझे पसंद करते हैं, कांग्रेसियों में मुझे पसंद करते हैं, तो निश्चित बात है उन सब संबंधों का मुझे इस चुनाव में लाभ मिला। इतनी चीजें मध्य प्रदेश में हो रही हैं, कई मामले भ्रष्टाचार के उजागर हो रहे हैं, कई लोगों पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि कांग्रेस के लोग 3 घंटे का आंदोलन करके सरकार बनाना चाहते हैं। वे, उनका विरोध 3 घंटे का है, और हम यानी प्रभात झा का कहना है कि वे जो बीजेपी में है वे 5 साल जनता की सेवा करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो आने वाले चुनाव में जनता ही उन्हें देने वाली है। वो काम नहीं करते, वो सिर्फ प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसा कोई बड़ा काम न शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने करा है, न उनके पहले की भाजपा सरकारों ने करा है। सिर्फ जनता के बीच में भ्रामक जानकारी फैलाकर, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अपना बताकर और जनता को सिर्फ भ्रमित करने के अलावा उनकी पार्टी कोई कार्य करती नहीं है। जो पैसा आ रहा है वो केंद्र सरकार के माध्यम से आ रहा है, चाहे वो 108 वाली एम्बुलेंस हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे सूचना का अधिकार हो। ऐसी काफ़ी लोक कल्याणकारी योजना जो आज से पहले कभी नहीं आई थी, वो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इन कुछ 7-8 वर्षों में देश में आई है। तो निश्चित बात है उसी का लाभ जनता को मिल रहा है। वो सिर्फ नाम अपने नाम से कर उस पैसा तो जनता का ही है ना, चाहे दिल्ली से आए चाहे भोपाल से आए, पैसा तो जनता का ही। पर जनता को ये भी तो मालूम होना चाहिए कि आपको ये पैसा दिया किसने है, ये योजना किसने बनाई है। आज अगर राहगीर किसी एक्सीडेंट से में घायल होता है तो सबसे पहले 108 की एम्बुलेंस उसको लेने आती है, तो उसे ये मालूम होना चाहिए कि इसका पूरा पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से आता है। राज्य सरकार सिर्फ एक संचालन करने के लिए इकाई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई योजना जनता के बीच में भेज रहे हैं तो उसका श्रेय भी हम ही लेना चाहेंगे। इंदौर में ही राजनीति करेंगे आप? बिल्कुल ठीक। तो कैसा इंदौर आपको दिखता है भविष्य में? आज से 5 साल बाद कैसे इंदौर की कल्पना है आपकी? देखिए, इंदौर एक युवा शहर है। इंदौर के लोगों की विचारधारा बड़ी सकारात्मक है, और हमारा शहर ऐसा शहर है जो बिना सरकारी मदद के भी सालों से चलता आ रहा है और सालों से आगे भी बढ़ने वाला है। शहर हमारा, यहाँ के लोग इस शहर की आत्मा है, और जब तक इस शहर के लोग अच्छा करते रहेंगे तब तक हमारा शहर भी अच्छी दिशा में जाते रहेगा। मेरा प्रयास ये रहेगा कि ऐसा शहर, इंदौर शहर हमारा बने जिसमें रहने में, समय बिताने में और आने वाला समय काटने में हमें मजा आए। आप विपक्ष में हैं, और विपक्ष में सोबर, सभ्य, सुशांत किस्म के लोग चलते नहीं हैं। विपक्ष में तो जो चीख के बोले, गाली गलौज करे, आंदोलन करे, ऐसे लोग चलते हैं आमतौर पर। आपको क्या लगता है कि आपका तरीका सही? देखिए, ये तो पहले प्रश्न पे वापस आता हूँ कि ये हर एक की अलग पर्सनैलिटी रहती है, हर एक का अपना एक रहन सहन रहता है। तो मौका आता है तो हम आक्रामकता अपनाते हैं, लेकिन विषयों के ऊपर। जब अन्याय होता है तो उसके विरोध में हम जरूर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन डे टू डे वर्किंग में जैसे है वैसे ही काम करना चाहिए। तमाशे से दूर रहना चाहते हैं? नहीं, तमाशा सही मुद्दे के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिकली जो आपका पर्सनल नेचर है उसी के अनुसार आदमी अपनी एक्टिविटीज़ करता है। दीपक जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातें की, युवक कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। विश्वास है कि आप आगे लोगों की सेवा कर पाएंगे, पार्टी के पदाधिकारी के रूप में कार्यकर्ता के रूप में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।